आज मैं अपनी बहनों के साथ डिस्कस करूंगी कि 7वें महीने जो होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसा फील करते हैं, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गुल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि 7वां महीना शुरू हो गया। 7वां महीना मतलब तो 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बाद डिलीवरी तक, जो हम लास्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। इसमें बहुत चेंजेस आते हैं धीमे धीमे, क्योंकि बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। हमारे बच्चे का मस्तिष्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उसके न्यूरॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। उसका न्यूरल सिस्टम जो होता है आपस में कोऑर्डिनेटेड हो जाता है। स्किन में फैट जमा होने लगता है। बच्चे और मदर में दोनों में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो माँ के शरीर में क्या महसूस होता है, माँ का पेट अब बाहर से दिखने लगता है, भारीपन महसूस होने लगता है, मेहनत के काम करने में थोड़ी ब्रेथलेसनेस होने लगती है। वो सब नॉर्मल है, आप उसमें परेशान ना हो। पर हाँ, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलें। थोड़ी बहुत पैरों में सूजन नॉर्मल होती है, मगर ज़्यादा सूजन जब हो जाती है तो वो नॉर्मल नहीं होती। ज़्यादा सूजन कब होती है, किन्हीं माँओं बहनों को हीमोग्लोबिन की कमी हो, बीपी बढ़ जाए, या बहुत ज़्यादा आपका वज़न बढ़ा हो, या बच्चा ट्विन प्रेगनेंसी हो, ट्रिपलेट्स हो, बच्चे के वज़न बहुत ज़्यादा हो, बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा हो, तब सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर सूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपके चलने फिरने में दर्द होगा, आपको पैरों में बहुत क्रैम्प्स आएंगे। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसको निवारण करें अगर वो आप कर सके। अदरवाइज़ जब आप रात में सोएं तो पैरों के नीचे तकिया लगा के सोएं, पैर को नीचे हैंग करके नहीं बैठें, स्टूल लगा के फिर बैठें, जिससे कि पैरों पे वज़न कम पड़े और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पानी भरता है उसमें वो कम भरे, आप आराम से बैठ जाएं। और एक बहुत खुशी की बात है हमारी बहनों के लिए कि बहुत सारे घरों में एक बहुत खुशी का टाइम होता है जब गोद भराई का टाइम होता है। ये 28 हफ्ते के बाद गोद भराई में सारा परिवार जश्न मनाता है। इसका साइंटिफिक मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि जो 28 हफ्ता होता है पुराने ज़माने से इसको एज ऑफ वायबिलिटी कहते हैं। एज ऑफ वायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बच्चा हो जाता है तो वो जी जाता है निक्कू फैसिलिटीज़ के द्वारा। आजकल जो एज ऑफ वायबिलिटी है वो 25 वीक पे ही आ गई है, मगर जो पुराने ज़माने से हिंदू संस्कृति में मनाया जा रहा है, गोद भराई का जश्न मनाया जा रहा है, वो 28 हफ्ते के बाद मनाया जा रहा है। तो इसको आप बिल्कुल एंजॉय करें, ये बहुत ही खुशी का पल होता है। और हाँ, 28 हफ्ता आपका वायबिलिटी का टाइम भी होता है। अब हम आज बताएंगे अब आपको कि कितना वज़न कैसे बढ़ता है किस हफ्ते के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे कि 25 हफ्ते के आसपास जो वज़न होता है 500, 600, 650 ग्राम के आसपास होता है। 26 हफ्ते में ये वज़न 800 के अराउंड हो जाता है। 27 हफ्ते में ये जो वज़न होता है 800 से 900 के अराउंड हो जाता है। और 28 हफ्ते में हमारे बच्चे का वज़न 1 किलो के अराउंड होना चाहिए। 29 हफ्ते का बच्चा होता है तो 1.1, 1.2 kg का होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी ज़रूरी बात याद रखें, अगर वज़न बहुत कम आपका बढ़ रहा है बच्चे का तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। मगर अगर आप कभी भी अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो अगर वज़न देखेंगे 600 प्लस माइनस 250, 50, 75 ग्राम, तो उसमें परेशान ना हो। वज़न जो होता है उसके साथ वीक्स की भी जेस्टेशन एज देते हैं रेडियोलॉजिस्ट। तो अगर आपका 1 से 2 हफ्ते का बीच में लैग आ रहा है तो कोई बात नहीं, मगर 2 हफ्ते से ज़्यादा का अगर लैग आ रहा है, लैग आने का मतलब बच्चा पीछे चल रहा है, तो फिर वो थोड़ी चिंता वाली बात होती है और आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में क्या खाएं जिससे कि आपका बच्चा हेल्दी रहे और अब बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिले। पहला, आपको सबको पता ही है, प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए ज़रूरत होता है? प्रोटीन हर नई सेल के बनने के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डी के लिए और ऊर्जा के लिए भी ज़रूरत होता है। प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग होता है। अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आपको पता ही है, दालें हैं, अंकुरित दालें हैं, स्प्राउट्स है, काला चना है, मल्टीग्रेन की रोटियां हैं, दूध दही है, दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, छाछ, दही, लस्सी, मट्ठा है और पनीर है, ये सारे के सारे, छेना है, सोयाबीन है, ये सारे के सारे आपके आते हैं प्रोटीन डाइट के लिए वेजिटेरियन में। नॉन वेजिटेरियन में इनके अलावा अंडा है, मांस है, मच्छी है, ये सारे आपके नॉन वेजिटेरियन में आते हैं, तो ये आप खाएं। इसके अलावा प्रोटीन आपको डॉक्टर ने अलग से भी प्रिस्क्राइब किया होता है बिस्किट के तौर पे या फिर पाउडर के तौर पे। दूसरा आता है फैट। फैट का बहुत क्वेरी रहती है कि फ़ैट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। फ़ैट खाना चाहिए, बिकॉज ब्रेन में जो न्यूरॉन्स बनते हैं उनकी कवरिंग फ़ैट से ही होती है। तो आपको फ़ैट एक जो निश्चित अमाउंट में आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन ने बताया है आपके वेट के अकॉर्डिंग वो खाना चाहिए। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स में फ़ैट खा सकती हैं,
आप अखरोट खा सकती हैं 2 से 3, आप मखाने खा सकती हैं, आप जो है तो बादाम खा सकते हैं, नारियल पर खा सकते हैं। ये सब बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। 10 से 12 ड्राई फ्रूट्स पर डे में खाएं। ये 10 से 12 जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये टोटल ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे इसमें 2 आपने अखरोट खा लिए, 4 बादाम खा लिए, इस टाइप से आपको कंबाइन करके 10। अगर आपके घर में कहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्ट नहीं खाएं तो आप सोख करके भी खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है, आप सोख करके उसे खा लें। इसके अलावा अगर हम देखें तो आयरन और कैल्शियम कैसे खाएं। आयरन तो आप सबको पता ही होगा कि हरी सब्जियां खाएं, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, ये सारी चीज़ों से पालक, चौलाई, आंवला, ये बीटरूट, ये सब खाने से आपको आयरन मिल जाएगा। कैल्शियम आपको दूध के प्रोडक्ट से मिलता है, अदरवाइज़ थोड़ा सनलाइट का एक्सपोजर लेते हैं अगर आप ले पाते हैं तो। अगर आप वर्किंग हैं, आपका टाइम ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं करता है तो आप मिल्क प्रोडक्ट लिए परेशान ना हो, विटामिन डी आपके डॉक्टर देते हैं, उससे आपकी कमी पूरी हो जाती है। कैल्शियम के लिए दूध ज़रूर पिएं, दही खाएं, दही नहीं खा पा रहे हैं तो लस्सी पिएं, मट्ठा पिएं, आप छाछ पिएं, इस तरह से आप काम करें। पानी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पानी का, हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप पानी एडिक्वेट पिएं, आराम से सोएं, स्ट्रेस फ्री रहें। अब हम बात करेंगे कि अगर स्कैन रिपोर्ट में बच्चा सिफेलिक लिख दिया है या ब्रीच लिख दिया है, कई बार बहुत बड़े पेशेंट परेशान हो जाते हैं, बहनें परेशान हो जाती हैं कि अब तो मेरा बच्चा उल्टा है या आड़ा है या बेड़ा है, अब क्या होगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अभी तो बच्चा घूम रहा है, वो घूमता ही रहेगा, 37 वीक तक बच्चा घूमेगा। तो जब वो लास्ट में पोजीशन ले लेता है 37 वीक के बाद, तब हम कहते हैं कि बच्चा आपका सिफेलिक है या ब्रीच है। अभी आपका बच्चा घूम रहा है, इंसिडेंटल फाइंडिंग है कि आप अल्ट्रासाउंड कराने गए और आपका बच्चा उल्टा निकल आया, तो उसमें बिल्कुल परेशान नहीं हो, किसी के कहने पे ना जाए। हाँ, मगर कई कंडीशंस होती हैं कि जैसे कि प्लेसेंटा लो लाइंग होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ट्विंस होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, उसमें पोजीशन कई बार चेंज नहीं हो पाती, या फिर किसी का यूट्रस एब्नॉर्मल होता है, उस यूट्रस के ऊपर के जो कॉर्नुआ होते हैं, फंडस होती है, उसमें डिम्पल बना होता है जिसको कि मार्क्वेट यूट्रस कहते हैं, या सेप्टेट यूट्रस होता है, तो कई बार उसमें बच्चा पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है, तो उसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं होती। अगर आपका बच्चा घूम नहीं पा रहा है, मतलब कि आप पोजीशन नहीं चेंज कर पा रहा है, तो आप परेशान ना हो। बच्चे की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे का मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करें कि मूवमेंट के लिए आपको कैसे फॉलो करना है कि मेरा मूवमेंट सही है कि नहीं सही है। 28 वीक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मूवमेंट को ट्रैक करें, बिकॉज 28 वीक वायबिलिटी का टाइम होता है बच्चे का। वायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम इस टाइम पे बच्चे को निकाल देते हैं किसी परेशानी से, तो बच्चा थोड़े दिन मशीन में रह के या नहीं रह के आपको मिल जाता है, मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो 28 वीक के बाद बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें कि आपको मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, तो आप बैठें, जैसे ही आपको लगे वैसे ही आप अपने डॉक्टर को बताएं, बिकॉज भगवान ने, नेचर ने मदर को ही ये सारी प्रिविलेज दी है कि वो मूवमेंट फील करे और बताए। मदर ही सबसे फर्स्ट पर्सन होती है जिसे पता होता है कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है। अगर कोई भी परेशानी बच्चे को होगी तो बच्चा एक्सेसिव मूवमेंट करके या कम मूवमेंट करके मदर को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट पर्सन मदर होती है, सेकंड फैमिली होती है, थर्ड पर्सन में डॉक्टर आते हैं कि पता लगता है कि मूवमेंट कम है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप मूवमेंट कैसे काउंट करें, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मूवमेंट काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप खाना खा लें उसके नेक्स्ट का जो 1 आवर होता है उसमें आराम से रेस्ट करके फील करें। 1 घंटे में 3 से 4 मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आपको इसके बाद भी कन्फ्यूज़न है तो आप एक डायरी बनाएं, डेट लिखें, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर का एक टेबल बनाएं और उसमें लिखें कि आप आज को इस डेट में आफ्टर ब्रेकफास्ट कितना मूवमेंट हुआ, आफ्टर डिनर कितना मूवमेंट हुआ और आफ्टर लंच कितना मूवमेंट हुआ। 1 घंटे में 3 से 4 मूवमेंट होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको लगता है कि 2 घंटे हो गए मेरा मूवमेंट नहीं हुआ, तो सबसे पहले कुछ खाएं, लेटें, आराम करें, मूवमेंट को ट्रैक करें। मूवमेंट उसके बाद भी फील नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसको नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई परेशानी होती है या बच्चे के गले में कॉर्ड होता है तो कई बार सडन मूवमेंट लॉस भी हो जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में क्या मेडिकल चेकअप कराएं, डॉक्टर से मिलें नहीं मिलें, आपके डॉक्टर बुलाएंगे तो आपको क्या क्या चेकअप कराएंगे। जी हाँ, 7वां महीना जो प्रेगनेंसी का होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट बुलाती हैं इस टाइम पे, एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हम डॉपलर भी कराते हैं। डॉपलर होता है ब्लड फ्लो देखने के लिए प्लेसेंटा में कि फ्लो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खून के बहाव में कोई परेशानी तो नहीं है, प्लेसेंटा मैच्योर तो नहीं हो गया समय से पहले, या अंदर का पानी ठीक है,
बेबी के मूवमेंट ठीक है, यूट्रस में जो ब्लड वेसल जा रही है उनमें कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता होता है। आपका बीपी चेक किया जाता है। बीपी कई बार क्या होता है कि सडनली 28-29 वीक के बाद बीपी बढ़ जाता है किसी का, या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट करा के देखते हैं कि कहीं आपको इचिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लीवर तो नहीं का एंजाइम्स तो नहीं बढ़ रहे, यूरिन में तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज यूरिन इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है, फैक्टर होता है प्री टर्म डिलीवरी का। तो ये सारी चीज़ें हम रूल आउट करते हैं। जीटीटी या जीसीटी हम पहले करा चुके होते हैं, तो हम शुगर करा के देखते हैं, फास्टिंग शुगर। एक बार हम हीमोग्लोबिन भी करा के देखते हैं, थायराइड और हीमोग्लोबिन, कि कहीं उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड बहुत वेरिएबल ग्लैंड होती है, प्रेगनेंसी में कई बार फ्लक्चुएट भी करती है। हीमोग्लोबिन को ट्रैक करना होता है इस टाइम पे, बिकॉज अगर हीमोग्लोबिन इस टाइम पे हमें कम मिल जाता है किसी का, तो हम उसे करेक्शन कर सकते हैं। अभी हमारे पास डिलीवरी का टाइम दूर है और हमारे पास काफ़ी अच्छा विंडो है हीमोग्लोबिन को सुधारने का। तो इस तरह से आपको बुलाया जाता है। इसके अलावा आपको क्या इंजेक्शन देने होते हैं 28 वीक के अराउंड। आपको अगर ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आईसीटी कराती हैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, एनटीटी का इंजेक्शन भी देती हैं अगर आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। उसके अलावा हम लोग आजकल जो ऑल ओवर वर्ल्ड बूस्ट्रिक्स का इंजेक्शन देते हैं और इन्फ्लूवैक का इंजेक्शन देते हैं बहनों को, जिससे कि वो आगे में इन्फ्लूवैक कोई लंग का वायरल इन्फेक्शन ना हो। बूस्ट्रिक्स देते हैं बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए। बच्चे को जन्म के बाद डीपीटी का जो इंजेक्शन होता है 6 वीक पे आता है, तो फर्स्ट 6 वीक बच्चा अनइम्यूनाइज रहता है, एक्सपोज होता है, कई बार उसको डिप्थीरिया, पर्टोसिस ये सब कुछ हो जाता है, तो हम मदर को दे देते हैं। अब मदर से प्लेसेंटा के थ्रू इम्यूनिटी पास ऑन हो जाती है और बच्चा हमारा प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे और चीज़ें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अल्ट्रासाउंड भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही चलें, तो आपकी प्रेगनेंसी के स्मूथली निकल जाएगी। अब आप कहोगे कि 7वें महीने में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, तो आज मैं अब आपको बताऊँगी कि क्या क्या परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब छठे महीने से भी पैरों में सूजन शुरू हो जाता है, भारीपन शुरू हो जाता है, मगर 7वें महीने में भारीपन है, सूजन है, ये थोड़ा और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बच्चे का वज़न बढ़ जाता है। जब आप बैठते हो तो कई बार आपको नसों में खिंचाव फील होता है, पैरों में खिंचाव फील होता है। आप सोते हो तो आप सो नहीं पाते हो, क्योंकि जब आपका वज़न बढ़ जाता है पेट का, तो आप सोते हो तो आपका पेट हैंग करने लगता है बिस्तर पे, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिस्कम्फर्ट है। तो आप मेरी सलाह माने तो आप 2-4 कुशन यूज़ करिए। अच्छा सॉफ्ट कुशन लें, कमर के पीछे लगाएं, आगे बेली के आगे लगाएं और पैरों के बीच में लगाएं, जिससे कि एक कंफर्टेबल टाइम पे आराम से सो सकें आप, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं हो सोने में। आपको करवट करके सोने की कोशिश करें। थोड़ी लंग एक्सरसाइजेस बढ़ाएं, नमक कम खाएं, चीनी बहुत कम खाएं, और सांसों की लंग की एक्सरसाइज करें, क्योंकि अब धीमे धीमे 28 हफ्ते के बाद क्या होगा कि 29, 30, 31 हफ्ते में बच्चे का वज़न और तेज़ी से बढ़ेगा और लंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा हमारा परेशानी आती है पेल्विस का दर्द। पेल्विस में नीचे का दर्द होता है क्योंकि गर्भाशय बढ़ रहा होता है, उसकी जो तनियाँ होती हैं वो टाइट होने लगती हैं, और बॉडी लेबर के लिए प्रिपेयर होकर प्यूबिक जो बोन होता है नीचे पेल्विस को, उसको थोड़ा थोड़ा सेपरेट करने लगती है। तो वो जो सेपरेशन का पेन होता है वो बहुत तेज़ होता है, उसमें परेशानी हुई, कोई पेन किलर नहीं खा। इन सब दर्दों के लिए हम प्रेगनेंसी में कोई पेन किलर नहीं देते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली रिलैक्स मोड में रहना है, अपने को काउंसिल करना है कि ये नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ऑयल से मसाज करा लेना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, कोई पेन किलर नहीं खाना है, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, कोई स्प्रे नहीं लगाना है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। पर हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हो जाए, आज सही नहीं हो जाए, तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। इसके अलावा जब भी आप छोटी छोटी परेशानियाँ आपको फील करें, तो अपने डॉक्टर के पास जब जाएँ तो उनसे डिस्कस करें। कई बार हमारी बहनों को कमर से पैर में असहनीय दर्द हो जाता है, जिसको कि हम लोग शियाटिका कहते हैं। शियाटिका में क्या होता है कि जैसे वज़न बढ़ने से, यूट्रस का भी वज़न बढ़ने से मसल्स को वो पुश कर देती हैं, तो प्रेशर से जो नर्व जा रही होती है, शियाटिक नर्व, वो दब जाती है, तो जिसकी वजह से झंझनाहट जैसा दर्द कमर से लेके पैरों में नीचे तक होता है। शियाटिका के लिए भी हम कुछ खास ज़्यादा दवाई नहीं देते हैं, हम सिर्फ मसाज बताते हैं, पोजीशंस बताते हैं और पेशेंट को काउंसल कर देते हैं। तो मोस्टली आप चीज़ देखोगे कि अगर छोटी चीज़ें हैं, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को अपनी काउंसलिंग करनी है कि प्रेगनेंसी है, चेंजेस होंगे, मुझे एक्सेप्ट करने हैं, उसके बाद ये सारे ठीक हो जाएंगे।
यही सारी जो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी है, मदर इन लॉ है, या आपकी बड़ी जितनी भी घर में लेडीज़ हैं वो आपको जनरेशन में बताती हैं। इसी को ही हम लोग कहते हैं कि आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका निवारण कई बार घरेलू भी होता है जो आपकी मदर वगैरह बता देती हैं। अब आप क्या करेंगे कि व्यायाम हमारे हिसाब से करते रहना चाहिए, जिससे कि स्ट्रेचेबिलिटी आती रहती है बॉडी में, मसल्स में एंड जॉइंट्स में। तो आप जो एक्सरसाइज कर रही हैं, जो कंफर्टेबल एक्सरसाइज कर रही हैं वो करते रहें। थोड़ा थोड़ा सा आप वॉक करें, लंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें। योगा करने से आपकी जो बॉडी की जो बोन्स है, पेल्विक योगा करें, वो थोड़ी स्ट्रेचेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। सीधे पेट के बल ना लेटें, पेट के बल कोई नहीं काम करें, झटके वाला कोई काम नहीं करें, एकदम से कोई भागा दौड़ी का काम नहीं करें। यूरिन इन्फेक्शन अवॉइड करें। यूरिन इन्फेक्शन कैसे अवॉइड करें कि पानी खूब पिएं और यूरिनेट करें, यूरिन को होल्ड नहीं करें। बिकॉज अगर यूरिन इन्फेक्शन इस टाइम पर हो जाता है तो कई बार प्रीटर्म लेबर पेन में भी वो लैंड अप हो जाता है। अब हम अभी बात करेंगे कि अब हम क्या करें, हमारी बहनों को क्या डर सताने लगता है। अब गोद भराई हो चुकी होती है, 28वां हफ्ता शुरू हो गया होता है, तो कई बार जो हमारी बहनें होती हैं वो पेट में वज़न बढ़ जाता है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, या फिर वो डिलीवरी पास आने लगती है, तो उसके लिए वो डरना शुरू कर देती है कि मैं डिलीवरी करा पाऊँगी, नहीं करा पाऊँगी, बच्चा कैसे होगा, या मैं उसे संभाल पाऊँगी। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए डरे नहीं। जब आपका टाइम आएगा, आपके डॉक्टर आपको 35-36 हफ्ते पर सारी एक्सरसाइजेज समझाएंगे। आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत ज़्यादा जो क्वेरीज डाल के ना देखें कि आप कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, या बहुत पेन है, पुश नहीं कर पाएंगी, या बेबी अटक जाता है। वो सारा आप अपने डॉक्टर की सलाह से करेंगी तो आप मेंटली कूल रहेंगी। इमोशनल स्टेबिलिटी रखें, घर वालों के संपर्क में रहें, घर वालों से बोलो इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, रेस्ट करें, डाइट का, रेस्ट का और स्लीप का ध्यान रखें। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आपका सारा प्रेगनेंसी स्मूथली निकल जाएगी और आप एक अच्छे स्वस्थ बेबी को भी जन्म दे पाएंगी। धन्यवाद।